कि राज्य के आदिवासी काफ़ी भोले भाले हैं और चूंकि आम ज़मीनें जो हैं, साधारण ज़मीनें हैं, उसका मूल्य काफ़ी जनरल कैटेगरी के लोगों को मिल जाता है और संकट तो आदिवासी परिवारों को भी आता है और उनकी भी समस्याएं होती हैं। जब राज्य सरकार की ओर से उनकी ज़मीन की सुरक्षा के मामले में कोई लोन नहीं मिलता है, बैंक जो है उनको मॉर्गेज करके भी उनकी ज़मीन के एवज में लंबे समय की लोन नहीं देती हैं, तो ऐसे में परेशानियों का और ऐसे में जो कठिनाइयां हैं आदिवासी भाइयों बहनों की, उसका गलत फ़ायदा लोग ज़रूर उठा लेते हैं। एक मामले में तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तरह राज्य सरकार को नोटिस की थी, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी के मामले में राज्य सरकार ने जिद का रवैया अपनाया और अड़ गई कि वे किसी तरह की उम्र सीमा में छूट नहीं देंगे। परंतु मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की यह नीति गलत है, इन्हें राज्य के युवाओं के बारे में सोचना होगा। हेमंत सोरेन साहब की जो सरकार है, विगत 3 वर्षों में एक लंबा समय कोरोना के कारण बर्बाद हुआ कह सकते हैं, परंतु कोरोना काल में भी और उसके बाद इनके ऊपर अवैध खनन के काफ़ी सारे आरोप आए और ये कहना कि ये आरोप बेबुनियाद हैं या केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो इनको परेशान करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है, ये मैं समझता हूँ सरासर गलत है। पहले भी अवैध खनन हुए होंगे, ये भी सही हो सकता है, लेकिन विगत 3 वर्षों में अवैध खनन निर्बाध तरीके से चला है, चाहे वो बालू को लेकर के हो या पत्थर के खदानों से अवैध माइनिंग की बात हो। संथाल परगना में बेहिसाब अवैध खनन हुआ है और इसकी क्षति राज्य को राजस्व के रूप में भी और भ्रष्टाचार के रूप में भी देखने को मिली। जहाँ तक पब्लिक फ्रंट्स पे इस सरकार के कार्य का सवाल है, ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को एक व्यापार बना दिया गया। अधिकारी किसी भी स्तर के क्यों न हो, काम इन्होंने लगभग नहीं के बराबर किया और राज्य की योजनाओं का भी लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिल पा रहा है जो इन कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं और चढ़ावा पहुंचाते हैं। जहां तक नियोजन नीति या नियोजन नीतियों का सवाल है, आपको याद दिलाऊं कि 2001 में राज्य सरकार ने एक नीति बनाई थी और प्रशांत विद्यार्थी के मामले में एक विस्तृत फैसला माननीय न्यायालय ने दिया। माननीय न्यायालय के उस फैसले का अनुपालन किसी भी परिस्थिति में करना ही पड़ेगा राज्य सरकार को। ये राज्य सरकार के जहन में होनी चाहिए और जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है प्रशांत विद्यार्थी के मामले में, उन बिंदुओं को नज़रअंदाज करके यदि कोई भी नीति बनाई जाती है तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक उद्देश्यों से अगर ऐसी नीतियाँ बनाई जाएंगी तो राज्य सरकार असफल ही होगी। वर्तमान जो नीति है वो बिल्कुल असंवैधानिक थी और इसी प्रकार की नीतियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के या अन्य देश के न्यायालयों के निर्णय आ चुके थे। तो मैं नहीं समझता हूं कि राज्य सरकार को इनके सलाहकार सही राह दिखाते हैं। यदि वर्तमान सलाहकार जो राज्य सरकार के हैं वे ईमानदार हो जाएं और राज्य सरकार या राज्य को चलाने वाली कोई पार्टी के आग्रह के आधार पर ही नीति बनाई जाएगी और इनके सलाहकार उस सलाह को गलत या सही जो भी मान लेंगे, तो हश्र यही होना है, न्यायालय ऐसी नीतियों को जरूर निरस्त करेगी और इससे राज्य की जनता या राज्य के युवाओं को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ एक मामले मैंने भी किए थे और मैंने बहस किया है उच्च न्यायालय के समक्ष इस विषय को लेकर के, और कई एक मामले थे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर का जो पद है उस पर नियुक्ति की बात हुई थी, तो
उस पद और उससे संबंधित जो पद हैं, जिनके संबंध में नियुक्तियां काफ़ी पहले हुई थी 2016 या उससे पहले, और उन नियुक्तियों को या उनके विज्ञापन को रद्द किया गया था, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वैसे नियुक्तियों के संबंध में रिलैक्सेशन देने का आदेश भी पारित हुआ था। जेपीएससी के मामले में भी पूर्व में राज्य सरकारों ने इस तरह की नीति अपनाई थी कि यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बराबर अंतराल पे नहीं हो रहे हैं और साल दर साल नहीं हो रहे हैं, तो जो गैप हो जाता है उसका लाभ छात्रों को दिया जाए, युवाओं को दिया जाए। तो पूर्व की सरकारें और वर्तमान सरकार ने भी न्यायालय के आदेश पे ऐसा किया है, और मैं समझता हूँ कि इस बारे में राज्य सरकार को कोई जिद की नीति नहीं अपनानी चाहिए। यदि राज्य की नीति के निरस्त हो जाने के कारण या विज्ञापनों के बार बार रद्द होने के कारण जो छात्र वंचित रह जाते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने से, उनको उम्र सीमा में लाभ देना चाहिए होगा। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार उन सभी आदेशों से, न्यायादेशों से वाकिफ़ है। एक मामले में तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तरह राज्य सरकार को नोटिस की थी, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी के मामले में राज्य सरकार ने जिद का रवैया अपनाया और अड़ गई कि वे किसी तरह की उम्र सीमा में छूट नहीं देंगे। परंतु मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की यह नीति गलत है। इन्हें राज्य के युवाओं के बारे में सोचना होगा। इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये कि राज्य में शासन पे बैठे हुए उच्च पद पे जो लोग हैं, उन्होंने भी आदिवासी जमीनों की लूट की है। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, परंतु कई ऐसे नाम हैं और नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने हर ट्रांजैक्शन के मामले में, हर भूमि की डीड कराने के मामले में अपने आप को संबंधित थाने का निवासी बताया और एक साथ में या अलग अलग समय पे उन्होंने राज्य के विभिन्न कोनों में, विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की खरीद की है और आदिवासी भूमि की खरीद की है। सीएनटी एक्ट के प्रावधान काफ़ी स्पष्ट हैं और एक व्यक्ति जो है वो एक साथ में राज्य के विभिन्न थानों का या राज्य के विभिन्न जिलों के थानों का निवासी अपने आप को नहीं दिखा सकता। तो ये तो काफ़ी दुख की बात है ऐसे भी। दूसरी बात यह है कि राज्य के आदिवासी काफ़ी भोले भाले हैं और चूंकि आम ज़मीनें जो हैं, साधारण ज़मीनें हैं, उसका मूल्य काफ़ी जनरल कैटेगरी के लोगों को मिल जाता है और संकट तो आदिवासी परिवारों को भी आता है और उनकी भी समस्याएं होती हैं जब राज्य सरकार की ओर से उनकी ज़मीन की सुरक्षा के मामले में कोई लोन नहीं मिलता है। बैंक जो है उनको मॉर्गेज करके भी उनकी ज़मीन के एवज में लंबे समय की लोन नहीं देती हैं। तो ऐसे में परेशानियों का और ऐसे में जो कठिनाइयां हैं आदिवासी भाइयों बहनों की, उसका गलत फ़ायदा लोग ज़रूर उठा लेते हैं और इस कारण से भी आदिवासी ज़मीनों की लूट हो रही है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को चाहे जो भी शासन में रहे, उसे इस बात को गंभीरता से देखने की आवश्यकता होगी और तभी आदिवासी भाइयों बहनों का कल्याण हो पाएगा। देखिए, झारखंड पार्टी राज्य की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं समझता हूं कि आज़ादी के तुरंत बाद यदि सबसे पहले झारखंड और ये कह ले बृहद झारखंड, अभी जो वर्तमान में झारखंड बना है वो उस शेप का, साइज का नहीं है जिसकी कल्पना और परिकल्पना झारखंड पार्टी ने की थी। झारखंड पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। जयपाल सिंह मुंडा जो हॉकी के प्लेयर थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय या तत्काल उसके बाद जितने आदिवासी नेता रहे उनसे प्रभावित रहे और ये पार्टी जो है ये मूल पार्टी के रूप में एकीकृत बिहार की सबसे पहली रिकॉग्नाइज्ड ऑपोजिशन पार्टी के रूप में उभरी थी। इसके नेताओं की एक बड़ी लिस्ट है। इनके
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इनके विधायक। तो मैं कहूँगा कि झारखंड पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और झारखंड पार्टी की ही मूल विचारधारा है कि झारखंड झारखंडियों के लिए। तो इस कारण से कि यहाँ पे नेता कुछ अन्य पार्टियों में चले गए और कई एक पार्टियाँ ज़्यादा रिसोर्सफुल रही होंगी या ज़्यादा संसाधन वाली पार्टियाँ रही होंगी, उसमें शामिल हो गए। परंतु मैं समझता हूँ कि संसाधन से कोई पार्टी चले ऐसा नहीं है, पार्टी भावनाओं से चलती है और हमारे झारखंड पार्टी की भावनाएं जीवित हैं और हमने काफ़ी हद तक अपने लोगों के बीच में एक ऊर्जा का संचार किया है और मैंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि अन्य जो भी पार्टियां हैं झारखंड नामी इस राज्य में, वे अपने पथ से भटक चुकी हैं। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दी है और आदिवासी भाइयों बहनों या यहाँ के पिछड़ों या यहाँ के अल्पसंख्यक वर्गों का जो कल्याण है वो अब यहाँ की अन्य पार्टियां नहीं कर सकती हैं, झारखंड पार्टी ही कर सकती है। इसलिए झारखंड पार्टी अब काफ़ी मुखर होकर के इस राज्य में आएगी और आगामी रामगढ़ चुनाव के बाद मैं समझता हूँ कि इस पार्टी की रूपरेखा पूरे राज्य में दिखाई देगी। झारखंड पार्टी रामगढ़ का चुनाव भी लड़ने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग एक नए रूप में झारखंड पार्टी को देखने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे लोग, जितने युवा हैं यहाँ के, जितने बुद्धिजीवी IITians हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग धीरे धीरे करके पार्टी से जुड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पार्टी का एक अच्छा भविष्य है, ऐसा मैं देखता हूँ।